देखिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की तीसरी क्लास है। ठीक है भैया, आज का टॉपिक है मास डिफेक्ट। होता क्या, मैंने एक रिक्शे से 100 ईंटें मंगाई दीवार बनाने के लिए। एक ऐसी दीवार बनानी है जिसमें सीमेंट नहीं लगेगा, ईंट के अलावा कोई और चीज नहीं लगने वाली। 100 ईंटें हैं। कितनी ईंटें हैं? एक ईंट का वजन क्या है? 1 किलो। तो कितना वजन होगा? 100 किलो, पता है ना। लेकिन जब दीवार बन गई इन 100 ईंटों की, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर 100 ईंटों का पहले वजन क्या था? 100 किलो था। कितना था? 100 किलो था। तो अभी दीवार का वजन कितना होगा? 100 किलो ही होगा। ये भी 100 किलो होगा, है ना। जब ईंटें मंगाई थी गई थी रिक्शे में, तो कुल वजन कितना था रिक्शे ईंटों का? 100 किलो। लेकिन जब उनसे दीवार बनाई गई, तो आपके हिसाब से इतना ही वजन होना चाहिए। सीमेंट नहीं बन रहा, मैंने बोला सीमेंट नहीं लगाना। इसका वजन आएगा 100 किलो। आपके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहता है, हो मास, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो 100 किलो इसका है, तो इसका भी क्या होना चाहिए? 100 किलो। लेकिन नहीं, 100 किलो नहीं, 99.5 kg आ रहा है। अब आप सोच में पड़ गए, भैया ये तो सारी चीजें हमने वही यूज की थी, कोई ईंट को हमने ना तोड़ा था, ना कोई टुकड़ा उससे गिरा था, तो मास में कमी कहां से आई? ईंट का मतलब होता है न्यूक्लियन। क्या होता है? न्यूक्लियन। और दीवार का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियन अलग अलग थे, तो सब न्यूक्लियन का मास कितना आ रहा था? 100 किलो। लेकिन जब दीवार बन गई, क्या बन गई? दीवार यानी न्यूक्लियस बन गई। क्या बन गई? तो वजन क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? इन दोनों के डिफरेंस को, ये इसका वजन, इसका मास और इसके मास का जो डिफरेंस आता है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया? मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस का मतलब, यहां पर ईंटों का मतलब है, ईंटों से तात्पर्य है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और दीवार से क्या तात्पर्य है आपका? न्यूक्लियस। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो उनका कुल मास जितना था, उससे कम मास आ रहा है, उनसे ही बनी न्यूक्लियस का। यही डिफरेंस क्या कहलाता है भैया? मास डिफेक्ट। क्या कहलाता है? समझ गया? तो सिंपल सी डेफिनेशन है मास डिफेक्ट की, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्या लिखा है? मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। रेस्ट मास, ये मोशन वाला मास क्यों नहीं बोला, रेस्ट मास क्यों बोला? तो ये भैया, जब कोई चीज, आइंस्टीन ने बोला था कि एनर्जी क्या होती है? मास में कन्वर्ट होती है। और मास क्या होता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस वही चीज होती है जो आपस में इंटरचेंजेबल होती है। ठीक है। तो अगर कोई चीज चल रही है, मान लीजिए इसका मास 1 किलो है, तो इसके पास काइनेटिक भी तो रहेगी, और उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता है? इसके मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका 1 किलो से अधिक मास आता है। समझ गया? इसीलिए मैं उस मास की बात कर रहा हूं जब न्यूक्लियस या न्यूक्लियस क्या है भी आपके रेस्ट में। क्योंकि मोशन में आएंगे तो काइनेटिक आएगी, काइनेटिक की वजह से उनका मास का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ में बात नहीं? तो भैया बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। तो कह रहा है मास डिफेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। ठीक है भैया, उसी को न्यूक्लियस बोले तो प्रोटॉन एंड, ठीक है भैया, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं? समझ गए भैया? दीवार क्या है? न्यूक्लियस। और ईंटें क्या है? न्यूक्लियन का कुल मास और दीवार का कुल मास का जो डिफरेंस आता है, वही क्या कहलाता है? मास। अब ये मास डिफेक्ट गया कहां, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। मास डिफेक्ट आया क्यों, इसके बारे में। ठीक है भैया, उस मास डिफेक्ट को निकाला कैसे है? तो ये क्या है? जेड क्या होता है? प्रोटॉन का नंबर। किसका नंबर? और ये क्या है? न्यूट्रॉन का नंबर। क्या है ये? प्रोटॉन की संख्या इंटू में एक प्रोटॉन का मास। वहां चलिए वरना बहुत मारू, चल पीछे। पीछे ठीक है। ये क्या है? एक प्रोटॉन का मास, और ये क्या है? प्रोटॉन की संख्या। तो ये क्या हुआ? कुल प्रोटॉन का मास हो गया। ये क्या है? एक न्यूट्रॉन का मास, और ये क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये क्या बन गया? ये क्या हुआ? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन। ये क्या हो गया?
और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये क्या है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन और मास ऑफ न्यूक्लियस का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, ठीक है, इट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइडेड दैट बोथ आर इन रेस्ट। दोनों क्या होना चाहिए भैया, रेस्ट की कंडीशन में होनी चाहिए। समझ गया। अब देखिए ये मास डिफेक्ट गया कहां पे, पहले चलो एक बात करते हैं, चलो ये बताता हूं अभी मैं यहाँ पे, ठीक है। वी आर यहाँ पे लिखा है एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एम क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। किसका, एक एटम एक्स है, एक एटम एक्स मतलब कोई सा भी एटम हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखिए जो डेल्टा मास डिफेक्ट आया, ये गया कहां पे, तो देखिए भैया जब न्यूक्लियस, जब ये ईंटें अलग अलग थी, ठीक है, और जब इनसे मैंने दीवार बना दी, क्या बना दी, तो यहां पर एनर्जी भी निकली थी। क्या निकली थी, एनर्जी आई कहां से, अभी बस सुन तो ले, क्यों तो बाद भी आ रहा है जवाब। जब ईंटें अलग अलग थी और जब ईंटों की दीवार बना दी, तो दीवार बनते के साथ ही क्या निकली, एनर्जी। अब हम सोच में पड़े यार ये एनर्जी निकली कहां से, एनर्जी तो निकली होगी, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहां पे तो क्रिएट हो रही है एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तभी इनके दिमाग में एक बात आई, किसके दिमाग में, कोई भी होगा जो ये कर रहा होगा, उसके दिमाग में बात आई यार मास डिफेक्ट तो आया, कहीं मास तो नहीं चेंज हुआ एनर्जी में। तभी उसको तुरंत बात याद आएगी किसकी, आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने बोला था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास क्या होता है, एनर्जी में, कौन सा मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, जो डिफेक्ट आया था। और मास डिफेक्ट को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से। और इन्होंने जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई अप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, वह एनर्जी जो दीवार बनने के बाद यानी न्यूक्लियस बनने के बाद निकली थी। समझ गए। अब इन्होंने इसको एकदम एग्जैक्टली नहीं बोला कि भाई यही इसी मास की वजह से एनर्जी निकली है। इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और दूसरी न्यूक्लियस बनी। दूसरी न्यूक्लियस जब बनी तो उसमें मास डिफेक्ट कम आया। उसमें क्या आया, मास डिफेक्ट कम आया, तो ये एनर्जी भी क्या निकली थी, कम निकली थी। एक तीसरी न्यूक्लियस बनाई इन्होंने, ठीक है, दीवार बनाई, दीवार मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियस बनाई। तीसरी न्यूक्लियस बनने के साथ ही यहाँ पर एनर्जी क्या निकली, बहुत ज्यादा निकली, और उसके अंदर मास डिफेक्ट भी क्या आया, बहुत। तो इन्होंने फाइनली कंक्लूजन ये निकाल लिया कि जो एनर्जी निकल रही है या जो मास डिफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है भैया, एक दूसरे की वजह से। एनर्जी निकल रही है मास डिफेक्ट की वजह से, या मास डिफेक्ट आ रहा है एनर्जी निकलने की वजह से। समझ गए भैया, ये हो गया आपका। और एक बात बता दूं, जहां से जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, अब इसका मतलब क्या होगा, जहां से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसके अंदर मास डिफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा आएगा, उतना। और जहां से ज्यादा एनर्जी निकलती है उस चीज की स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वो न्यूक्लियस क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, तो मास डिफेक्ट क्या होता है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मास ऑफ। और बोर्ड मास के हिसाब से आपको पता होगा पहले प्लस किया जाता है देन उसके बाद माइनस किया जाता है। समझ गए, कहीं आप इन दोनों को पहले माइनस कर दो फिर इसके बाद जोड़ दो, रिजल्ट तो वही आएगा ना, लेकिन प्लस पहले किया जाता है, रिजल्ट सेम आएगा, आपको बता दे रहा हूं जिसको नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आता है पैकिंग फ्रैक्शन। क्या आता है, अब इसको थोड़ा समझिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन है क्या। देखिए आपको पता न्यूक्लियस बनी, न्यूक्लियस बनी, और न्यूक्लियस के अंदर क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया, मास डिफेक्ट आ गया। मैंने मान लिया एक न्यूक्लियस बनने में 4 न्यूक्लियन लगे थे। कितने न्यूक्लियन लगे थे, 4 न्यूक्लियन लगे थे। ठीक है, इसके अंदर कुल मास डिफेक्ट कितना था, 0.4 किलोग्राम। कितना आया था, तो एक न्यूक्लियन के अंदर कितना मास डिफेक्ट आया हुआ। हम ये मान के चलते हैं कि जो मास डिफेक्ट है ना वो सबके अंदर क्या यूनिफॉर्म वे से फैला हुआ है। कहां बैठा भाई, ठीक है, वो जो मास डिफेक्ट है ना वो सबको बराबर, सबके अंदर से बराबर आया। तो मैंने कहा कुल मास डिफेक्ट कितना है, 0.4 किलो। लेकिन एक न्यूक्लियन के अंदर कितना मास डिफेक्ट है, 0.1 किलोग्राम। क्या है, 0। अब यहां पे बात जरा सुनिए, एक्चुअल में बता रहा हूं, एक न्यूक्लियस के अंदर ही जो मास डिफेक्ट आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे, लेकिन इससे पता क्या चलता है भी, आगे आपको पता लग जाएगा। एक देखिए ये क्या है, ये नॉर्मली मास डिफेक्ट है। क्या है ये, टोटल मास डिफेक्ट है। ये क्या है, लेकिन अगर मैं 0.1 kg की बात करूंगा तो ये क्या होगा, एक न्यूक्लियन के अंदर मास डिफेक्ट क्या आएगा,
चलो मैंने एक न्यूक्लियस ये बनाई थी जिसके अंदर कितना मास डिफेक्ट आया था, 0.1 किलोग्राम का। कितना आया था? 1 किलोग्राम का। पर न्यूक्लियन के अंदर इतना मास डिफेक्ट आया। अब इस मास डिफेक्ट की वजह से जाहिर सी बात है इसके अंदर से एनर्जी भी निकलेगी सिंगल की। तो जो एनर्जी निकलेगी उसे कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या कहेंगे? ठीक है, खैर अभी ये चलो, ये तो मैं आगे की बताने लगा। समझ गए? तो ये क्या है? 0.4 क्या है? मास डिफेक्ट। 0.4 क्या है? और 0.1 kg क्या है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या पैकिंग फ्रैक्शन। या अब एक चीज देखिए, मैंने एक न्यूक्लियस बनाई, उसमें मैंने लिए 4 न्यूक्लियन, और इसके अंदर मास डिफेक्ट आया भी आपका 0.8 किलोग्राम। कितना आया? ये क्या है? कुल मास डिफेक्ट। ये क्या है? कुल मास डिफेक्ट। ये डेल्टा एम वन है, ये क्या है? डेल्टा एम टू। अच्छा, इसमें एक न्यूक्लियन के हिस्से से कितना मास डिफेक्ट आया? 0.2। तो 0.2 kg क्या है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट। अच्छा बताओ, दोनों न्यूक्लियस में से कौन सी न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगी? जिसके अंदर मास डिफेक्ट क्या है? अब मास डिफेक्ट ज्यादा होने से क्या होता है? ज्यादा एनर्जी निकली थी। और मैंने आपको बताया जिससे जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उसकी स्टेबिलिटी क्या उतनी ज्यादा होगी। समझे मेरी बात? तो मास डिफेक्ट यानी पैकिंग फ्रैक्शन, क्या? जिसके अंदर जितना ज्यादा आता है, जिस न्यूक्लियस के अंदर जितना ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होता है, उस न्यूक्लियस के पर न्यूक्लियन के अंदर मास डिफेक्ट भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा आएगा। और उस न्यूक्लियन से जो एनर्जी रिलीज हुई है, बाहर निकली है, वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये कहने का मतलब है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो क्या बताता है आपको? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। क्या बताता है? अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन क्या होगा? ज्यादा। एनर्जी रिलीज क्या होगी? ज्यादा। एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। समझ गए भैया पैकिंग फ्रैक्शन मतलब? तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। समझ गए? देखिए, पैकिंग पीएफ है, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है भैया? तो इट इज द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू दी एटॉमिक मास नंबर, यानी डेल्टा एम अपॉन में ए। डेल्टा एम क्या है भैया? टोटल मास डिफेक्ट। और ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। या आप दूसरे वे में कह सकते हो कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। समझ गया भैया? मास डिफेक्ट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। और यहां पे लिखा हुआ है पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा, तो प्रत्येक, ये देखो, पर न्यूक्लियन, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन क्या होगा? ज्यादा। इसे भी सही करना, ठीक है? और एनर्जी एमिशन भी क्या होगा? ज्यादा। किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है? और स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव आता है तो न्यूक्लियस क्या होती है? अनस्टेबल मानी जाती है। और पैकिंग फ्रैक्शन अगर आपका नेगेटिव आता है तो न्यूक्लियस क्या मानी जाती है? स्टेबल मानी जाती है। वही लिखा हुआ है। और मास डिफेक्ट निकालने का वही फॉर्मूला जो ऊपर बताया मैंने। ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी पे आता है। अब तो समझ में ही आ गया होगा बाइंडिंग एनर्जी भी क्या? समझ गया? जब मास डिफेक्ट आया, क्या आया? तो मास डिफेक्ट किसकी फॉर्म में बाहर निकला था? एनर्जी की फॉर्म में। अब वो एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से क्या आई? एनर्जी आई। अगर मैं वही एनर्जी दोबारा सप्लाई कर दूं तो क्या होगा? जो मास डिफेक्ट आया वो तो पूरा हो जाएगा। देखिए, आइंस्टीन ने ही तो बोला था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। यदि अब मास डिफेक्ट आ रहा तो किसमें जा रहा है? एनर्जी में। यदि आप उल्टा एनर्जी सप्लाई कर दो तो क्या होगा? मास को कमी पूरी कर देगा। जो भी मास आया, जो भी मास में कमी आई है उसको पूरी कर देगा। और जैसी मास की कमी पूरी, वैसे न्यूक्लियन ने अपनी शेप को पूरा एक्वायर कर लिया, अपनी शेप मास सबको पूरा एक्वायर कर लिया, और वो क्या होंगे? अब अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएगी न्यूक्लियस। ठीक है? आपको पता है न्यूक्लियस को अगर आप एनर्जी सप्लाई देते हो तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। रीजन यही है, बड़ा सिंपल सा है, कि जब आप एनर्जी सप्लाई देते हो तो जो मास डिफेक्ट आया है पर न्यूक्लियन के अंदर, सबको अपना अपना मास क्या होता है? मिल जाता है। और यही सबको अपना अपना मास मिल जाता है, वैसे क्या होता है? न्यूक्लियस बिखर जाती है। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसी एनर्जी क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी वो है कि जब आप एनर्जी सप्लाई करो और सप्लाई करने से न्यूक्लियस के सारे जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग क्या हो जाए? बिखर जाए। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? गेट बंद कर दे, इशारा नहीं समझता। ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं भैया? बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन। समझ में आई बात नहीं आई? देखिए लिखा हुआ है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, इनसाइड इट द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे जुड़े होते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको बताया था परसों उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। एक न्यूक्लियस अगर वो सब जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये ताला है, ताला ताला, ये मान लो पत्थर है, वो कहाँ है? जमीन पर पड़ा हुआ है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। मान लो जीरो। आपने उसको उठा दिया, क्या कर दिया? तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। क्यों आई एनर्जी? क्योंकि आपने उसको उठाने में वर्क किया है। आपने क्या किया है? जब आप किसी के ऊपर वर्क करते हो तो उस वर्क की वजह से क्या आती है? उसके अंदर एनर्जी आती है। वर्क क्या है? इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वो डायरेक्ट एनर्जी नहीं है। वर्क डायरेक्ट एनर्जी, बस ये एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या एक जरिया है। ठीक है, जैसे अभी एकदम स्टेबल बैठा हुआ है लेकिन ये चबाया जा रहा है। अभी मैं इसके मुंह पर रैप्टा मारूंगा तो मेरा रैप्टा क्या करेगा? वर्क करेगा, और वर्क करते के साथ इसके मुंह पे क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, एनर्जी आई ना। तो मैंने वर्क किया, उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर, डायरेक्ट एनर्जी नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एनर्जी आती है इसकी वजह से, तो इसलिए इसको भी हम किस में रखते हैं? एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब न्यूक्लियस जुड़ी है, न्यूक्लियस जुड़े हुए हैं, जुड़ करके क्या बनाया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या बनाया? अगर हम उनको हमें अलग करना तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क। वर्क मतलब एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने एनर्जी सप्लाई की, हर न्यूक्लियन को अपना मास क्या होगा? मिल जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस को अपना मास मिल जाएगा, वैसे क्या होगा? न्यूक्लियस टूट जाएगी और न्यूक्लियस अपनी शेप में अलग अलग बिखर जाएंगे। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं इसे? तो भैया लिखा हुआ है, द वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस इनटू द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बोल तो न्यूक्लियस। ठीक है, एंड द प्लेस देम एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब उनको इतनी दूरी पर रख देना कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में वो ना रहे। ठीक है, उसी को इनफाइनाइट। तो दिस वर्क इज, जो हमने वर्क किया क्या करने में? उनको सेपरेट करने में, उनको सेपरेट करने में, वही वर्क क्या कहलाता है भैया? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाता है? दोबारा सुनिए भैया, न्यूक्लियस जब न्यूक्लियस रहते हैं, हीट लाते हैं, हीट बोले तो न्यूक्लियस, जोड़ते हैं तो क्या बनती है? न्यूक्लियस। क्या आता है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट से क्या निकलती है? एनर्जी। अब वो जुड़ जाते हैं, किस फोर्स से? न्यूक्लियर फोर्स। अब उनको अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क करोगे तो इसका मतलब एनर्जी सप्लाई करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे तो हर न्यूक्लियर को उस एनर्जी की वजह से अपना क्या होगा? मास मिल जाएगा। कैसे? आइंस्टीन ने बोला था भैया, आइंस्टीन की रिलेटिविटी की उसरी इक्वल्स टू mc स्क्वायर से। ठीक है, कि वहां पर जो आपने वर्क किया, एनर्जी दी, वो किस में कन्वर्ट हो गया? मास में कन्वर्ट हो गया। अब जब वो मास में कन्वर्ट हो जाएगा तो हर न्यूक्लियर को अपना मास मिल जाएगा और वो टूट जाएंगे। तो जो है, समझने, आपने वर्क किया न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? अब जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब आपने उतने ज्यादा एनर्जी सप्लाई की। जितनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या भैया? एनर्जी सप्लाई जब कब ज्यादा करो? जब उनके अंदर मास डिफेक्ट क्या आया था? ज्यादा आया था। क्योंकि अब ज्यादा मास डिफेक्ट आया तो उसको भरपाई करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो इसका मतलब क्या है भैया? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है? उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है भैया? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। समझ गए? तो जहां पर आपको ज्यादा, जिनको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़े, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़े, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा मास डिफेक्ट आएगा, इसका मतलब उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। देखिए सारी चीज को रिलेट कर दिया मैंने। अभी एक और एग्जांपल दूंगा, इसमें सारी चीजों को मैं को रिलेट कर दूंगा, सब पूरे चैप्टर ही। ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ टॉपिक, समझ गया? तो वही क्या कहलाता है? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन हमेशा सही नहीं रहता ये चीज हमेशा, ये अलग पैरामीटर है। हम क्या निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। स्टेबिलिटी के लिए क्या निकालते हैं? या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या निकालते हैं? पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दोनों एक ही चीज है, आपको बता दे रहा हूं। एक में मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन बोल रहा है। अब मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए? तो दोनों एक ही चीज है, दोनों को स्टेबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल भी दिया मैंने, एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? डेल्टा एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। देखिए भाई जी,
बोलिएगा नहीं कोई भी, वरना रैप्टा मार दूंगा, ठीक है। अब देखिए डेल्टा एम क्या है, मास है। अब कैसे निकलता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इनटू में क्या हो गया बाइंडिंग। लेकिन आपको बता दूं एक्सप्रेशन ड्राइव करने की बात होगी तो आप थोड़ा आगे चलोगे, क्योंकि यहाँ पर हम एटम के मास को कंसीडर कर रहे हैं। अभी आपको पता लग जाएगा एक्सप्रेशन जब ड्राइव करोगे तो क्या करना है आपको। देखिए आपको पता भी है कि हम जब भी एटम की बात करते हैं तो एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का अपना भी खुद को क्या होता है, कुछ मास होता है, तो उसके मास को भी कंसीडर करना है, इलेक्ट्रॉन के मास को भी एटम के मास में। तो यहाँ पर तो इस रिलेशन में इलेक्ट्रॉन का मास कहीं आया ही नहीं है, आया है क्या, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को घुसेड़ने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्लस किया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से माइनस कर दिया। और जो ये प्लस किया है ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस किया है उसको इसके साथ लिख दिया और जो प्लस किया वो इसके साथ आ गया, ठीक है। तो जेड और जेड क्या हुआ, कॉमन आ गया, तो क्या हुआ, जेड कॉमन आ गया तो एमपी प्लस एमई। अच्छा ये जब इसके साथ चला गया तो माइनस कॉमन लेकर के ये लिखूंगा, है ना, माइनस कॉमन आ गया तो जेड एम ई प्लस एम एन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहां पर ये प्लस में इसने माइनस लगा दिया, यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, ठीक है, ये प्लस है ये वाला है, ठीक है। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, क्या होता है, ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको हमने क्या लिख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, कोई सा भी एटम हो सकता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर लिख रखा है बी एच क्या है, मास ऑफ H11 और बी ए क्या है, मास ऑफ एटम, कोई सा भी एटम हो सकता है, समझ गए। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की क्या आ गई, प्रॉपर डेरिवेशन है, ठीक है। बाकी बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादातर हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन में देखोगे, अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा तो भैया इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आता है भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या आता है, बस वही समझ गया, कुल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय न्यूक्लियन की संख्या, डिवाइड बाय, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखिए, ये क्या है बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है न्यूक्लियन की संख्या। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बन गया, पर न्यूक्लियन, क्या बन गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और आपको बता दूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा उस एटम की स्टेबिलिटी, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब है कि हर न्यूक्लियन को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। हर न्यूक्लियन को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है टूटने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। हर न्यूक्लियन को ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, इसका मतलब उस न्यूक्लियन के अंदर ज्यादा मास डिफेक्ट आया था, और ज्यादा मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गए सारी चीजें। चलो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या ये भी देता है आपको, मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, क्या देता है, मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। यहां दिखा लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने बड़ा प्यारा सा, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस फर्स्ट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और उसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, 10। एक न्यूक्लियस 2 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और न्यूक्लियन की संख्या कितनी है, 25। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कितना है, 10, और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होगा, 4 4 8, क्या होगा, तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, पहले वाले की। अब पहले वाले की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है इसका मतलब उसको ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हो इसका मतलब उसके अंदर मास डिफेक्ट क्या आया था, ज्यादा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी क्या होगा, कि स्टेबिलिटी भी क्या होगी, समझ गए। तो इसलिए ये ध्यान रखना। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो यहाँ पे भी गलती की, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा होगी तो मास डिफेक्ट क्या आएगा, पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा। एनर्जी एमिशन पर न्यूक्लियन क्या होगी, ज्यादा। स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी, ज्यादा होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आता भी है बाइंडिंग एनर्जी का, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शायद इस बार ही पूछा भी गया था प्री बोर्ड में, ठीक है, आसान है वैसे, अभी आप समझोगे, खैर आप तो पूरा नहीं हो पाएगा ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बनाया, क्या बनाया ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर। अब जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उस न्यूक्लियस को रिकवर करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है ना। तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई किसमें देते हो, जिसके अंदर मास डिफेक्ट क्या आता है, पैकिंग फ्रैक्शन, स्टेबिलिटी क्या थी,
सबसे ऊपर जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होगी, जिसको निकालने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, उसके अंदर मास डिफेक्ट भी क्या होगा, सबसे पैकिंग फ्रिक्शन स्टेबिलिटी सबसे सबसे ऊपर कौन है, आयरन। तो इसलिए क्या है ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस क्या है ये, क्योंकि इसको निकालने के लिए, इसके पर न्यूक्लियन को निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ये क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। खैर ये कर्व इतना ही नहीं बताता, बहुत सारी चीजें बताता है कि हाइड्रोजन जो है, आपने हाइड्रोजन बम का नाम सुना है, ये फ्यूजन बेस्ड होता है। दो प्रोसेस होते हैं, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, छोटी छोटी न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ी न्यूक्लियस का निर्माण करती है। जब दो हाइड्रोजन बम, जो कि देखिए H2, ये H12 ये दोनों जुड़ते हैं तो बनता है हीलियम 24। क्या बनता है, अब देखो इसका लेवल इतना था और जब दो को जोड़ दिया तो इसका लेवल कहां पहुंचेगा, यहां पर कितना डिफरेंस आया, इतना। मतलब अगर इसको H2 को, H12 को अगर हीलियम बना दे तो उसके बाइंडिंग एनर्जी में इतना डिफरेंस आएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, उसका पर न्यूक्लियन इतनी एनर्जी को और एमिट करेगा बाहर। देखो ऊपर जाने का मतलब है कि एनर्जी और रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। अगर देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस, अगर मैं दो हीलियम, ये देखो इसको लू दो को, तो क्या बनेगा, हीलियम। हीलियम यहां पहुंच गया और हीलियम यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब इसको ये बनने के लिए, हीलियम बनने के लिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। केवल एक न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये 1.5 का मामला होता है और ये 6 का मामला होता है। करीबन 5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा की एनर्जी रिलीज कर रहा है ये एक न्यूक्लियन। और आपको पता है ये एक न्यूक्लियन है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं। सोचो जुड़ने पर कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ना कि अगर हाइड्रोजन बम छोड़ दिया, 1 टन का भी हाइड्रोजन बम अगर दिल्ली में गिरा दिया जाए तो भारत, पाकिस्तान, रसिया, पसिया, दिल्ली में क्यों, सॉरी पाकिस्तान में गिरा, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में मत गिराओ क्योंकि पास में हमारे थोड़ा दूर गिरा, ठीक है। कहीं गिरा दिया जाए ऐसी जगह पे जहां पे हम ना हो, ठीक है, हमारा देश ना इन्फ्लुएंस में, वो खत्म है, उसके आसपास की 4-5 कंट्री खत्म हो जाएंगी, इतनी ज्यादा नहीं। और जो एक दूसरा प्रोसेस होता है ये वाला यूरेनियम, जो आप नॉर्मली एटम बम का नाम सुनते हो, जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। जब ये यूरेनियम टूटता है तो इससे 3-4 चीजें बनती है, क्रेप्टॉन बनता है, 3-4 चीजें बनती है। लेकिन टूटने के बाद ये क्या होता है, थोड़ा हल्का हो जाता है और ये यहां तक पहुंच पाता है, तो केवल इतनी एनर्जी रिलीज कर पाता है ये, सोचो, ठीक है। अब कौन सी एनर्जी आता है, इतनी एनर्जी जब रिलीज करे एक न्यूक्लियन, ये केवल इतनी एनर्जी रिलीज करे। तो ये फुस्सी बम किसके पास है, पाकिस्तान वालों के पास। और ये वाला बम किसके पास है, हमारे पास भी नहीं एक्चुअल में, ये है रसिया के पास, ठीक है। रसिया के पास ये हाइड्रोजन बम है, यूएस के पास भी नहीं है हाइड्रोजन बम। एक एक जार बॉम्ब है, वो अब उसने बनाया, क्या नाम है, यूएसए ने, ठीक है। वो जार बॉम्ब इससे भी तगड़ा है, ठीक है। वो भी फ्यूजन, ये जो ये हो रहा है ना, छोटी छोटी न्यूक्लियस मिल करके बड़ी न्यूक्लियस में, इसे कहते हैं फ्यूजन, क्या कहते हैं। और ये बड़ी न्यूक्लियस टूट करके आ गई, ये छोटी सी फुस्सी बम जो होता है, बिजली बम फोड़ा है तो कुछ फुस हो जाते हैं, तो वही वाला बम है, थोड़ी एनर्जी निकलती है। लेकिन ये भी इतनी एनर्जी होती है कि हिरोशिमा और नागासाकी में 2 गिरे थे तो नस्ते नाबूद हो गया। आज भी पीढ़ी जो होती है लंगड़ी लूली पैदा होती है, ये भी वहीं से पैदा हुआ था, ठीक है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये कहता क्या, तो खैर इसे पूरा कराया ही नहीं मैंने, लेकिन इसका केवल ये तक पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहीं तक हुआ पाया था मैं, उसके बाद विकास भी आ गए थे बाहर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या कहते थे भैया, मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ग्रेटर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। समझ गए भैया, समझाने की आवश्यकता तो नहीं है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है भैया। तो इतना पढ़ाया था मैंने, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। 3rd चैप्टर 6:10 से स्टार्ट करूंगा। हाँ लगो स्टार्ट करो।